नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुलवाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो हम प्राचीन भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक थर्ड चल रहा था, वैदिक संस्कृति। इससे पहले की वीडियो में हमने ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति देख चुके थे। हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल में हमें समाज में धार्मिक स्थिति किस अनुरूप देखने को मिलती है एवं उत्तर वैदिक काल में हमें किस अनुरूप देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में हमने एकेश्वरवाद, प्राकृतिक बहुदेववाद, आर्यों का किस प्रकार था एवं अन्य पॉइंट दिए गए थे। ये उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के बारे में एवं उनकी प्रमुख जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार हमें देखने को मिलती है धार्मिक स्थिति समाज में। आज हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति किस प्रकार हमको देखने को मिलती है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो ऋग्वैदिक काल में देखें तो आर्य घुमक्कड़ या यायावर थे, अर्थात अस्थायी रूप से थे, जिसके कारण उनके व्यवसाय हमें किस प्रकार देखने को मिलते हैं। इनके व्यवसाय के रूप में कृषि थी एवं दूसरा व्यवसाय था पशुपालन। कृषि ये गौण धंधा था, अर्थात कम मात्रा में था। वही पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय माना गया है, जो इनकी आर्थिक स्थिति को विशेष रूप से दर्शाता है। अब देखते हैं तो मुख्य शब्दावली कौन कौन से देखने को मिलती है। सबसे पवित्र जीव आर्यों का ऋग्वैदिक काल में गाय था एवं सबसे उपयोगी जीव या पशु ये घोड़ा या अश्व को मानते थे, क्योंकि ये युद्ध करने के लिए इसे सर्वाधिक प्रयोग में लेते थे। अब एक तरफ हम देखते हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, यहाँ से आपको एक तरफ शब्दावली एवं दूसरी तरफ उसका अर्थ को सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ है हमारी शब्दावली, दूसरी तरफ है उनके अर्थ। तो गाय, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसका अर्थ देखें तो ना मारने योग्य, जिसका वध नहीं किया जा सके। गोकर्णी या अष्टकर्णी किसे कहते हैं तो कानों में छिद्र वाली गाय, जिन गाय के कान के अंदर छिद्र उठा था उसे गोकर्णी या अष्टकर्णी कहा गया है। गोविष्टि जिसे कहते हैं तो गायों हेतु संपन्न युद्ध को ही कहा गया है। जो गायों के लिए युद्ध होता था उसे गविष्टि कहा गया है। फिर देखते हैं गोधूली, ये शब्द हमें सायकालीन गायों को घर लौटने का समय होता है, जिसे हमें मारवाड़ी में कहते हैं कि गायों का अपने घर की ओर प्रस्थान करना, यानी जो गाय की पूरी अपनी गांव की गायें होती हैं उन्हें शाम को अपनी गौशाला में लौटाना है। ठीक है, फिर आता है ब्रक, ये बैल के लिए प्रयोग हुआ है। अयक्स, ये तांबा के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। फिर देखते तो अनस, ये बैलगाड़ी के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। अयक्स तो है, अयक्स ये है तांबा, अनस ये है बैलगाड़ी। ये दोनों शब्द एक जैसे ही पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इनमें य और न का फर्क देखने को मिलता है। फिर देखिए तो उर्वरा या क्षेत्र किसे कहते तो कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि को कहा गया है। फिर अन्य शब्द देखने को मिलता है उर्वरा, एक तो है उर्वरा, दूसरा है उर्वरा। जो भूमि मापने वाला यंत्र है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पणी, किसे कहते हैं तो व्यापारी को कहा गया है। रई, पशुधन को कहा जाता है। निष्क, सोने का आभूषण को निष्क कहा गया है। लांगल या सीर, हल को कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखते तो किवास, ये सब हाली के लिए प्रयोग होता था। फिर देखते तो करिश, गोबर की खाद के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। बेकनाट, सूदखोर अर्थात ब्याज पर पैसे देने वाला के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपको पूछा जा सकता है ये नाम देकर कि ऋग्वैदिक काल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, फिर देखें तो कुशीदीन अर्थात महाजनी या बनिया प्रथा को कहा गया है, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। फिर देखें तो भोग, जिसे चढ़ावा या बलि कहा जाता है। फिर देखें तो भाग, जिसका अर्थ
अर्थ होता है हिस्सा। यव देखिए तो जौ के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस शिल्प का संबंध ऋग्वैदिक काल से नहीं है। ऑप्शन 1 चमकार, ऑप्शन 2 लोहार, ऑप्शन 3 रथकार, ऑप्शन डी बुधकर, ऑप्शन सी बढ़ई, ऑप्शन एफ कुमार या कुम्हार से। तो यहाँ पर हमारा अर्थ होगा लोहार से, क्योंकि हमने चमकार, रथ, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर इन सब का तात्पर्य हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल से। आगे देखते तो दोस्तों बढ़ई शिल्पियों का मुखिया माना गया है, जिसके लिए तक्षा, जिसे तक्षा भी कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति यहाँ पे समाप्त होती है। आगे देखते हैं तो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति हमें किस प्रकार देखने को मिलती है। अब देखें तो उत्तर वैदिक काल में आर्य स्थायी निवास हो गए, जिसके कारण उन्हें व्यवसाय हमें किस प्रकार देखने को मिलता है। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गई थी एवं गौण पशुपालन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई। क्रमश देखे तो पहले आती है जुताई, फिर आती है बुआई, फिर कटाई, फिर मड़ाई अर्थात सूड़। मड़ाई किसे कहते हैं तो खेत को खरपतवार से दूर करना, जुताई के लिए तैयार करना ही मड़ाई कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो शब्द हुआ मड़ाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 4 क्रिया में से मड़ाई पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जुताई बुआई कटाई से आप परिचित तो हैं ही हैं, क्योंकि हम ऐसे समाज से या ऐसे परिवार से आते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट वही हैं जो किसान परिवार से देखने को मिलता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कृषि कार्य से थोड़ा बहुत तो परिचित रखा ही होगा। आगे देखते तो यजुर्वेद के अनुसार इस काल में आर्य निम्न फसलें उगाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। तो एक तरफ है फसल एवं वर्तमान इनके नाम को किस प्रकार में देखने को मिलते हैं। तो यव जिसे जौ कहा जाता था, गोधूम गेहूँ के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। व्रीहि या तनुल ये चावल के लिए या धान के लिए प्रयोग होता था, चावल को ही धान कहते थे। माण उड़द की दाल, मुंदंग मूंग की दाल, इक्सु यानी गन्ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है अथर्ववेद के अनुसार धरती पर सर्वप्रथम हल पर्थरवेनिया ने चलाया था। अब पर्थरवेनिया कौन है तो इन्हें हल चलाना मनु ने सिखाया था। तो प्रथम हल किसने चलाया था, पर्थरवेनिया ने, ध्यान रखना है भाई। कांट संहिता में कुल 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल का उल्लेख कहाँ से मिलता है तो कांटल संहिता से देखने को मिलता है। ये फैक्ट है डायरेक्ट, तो आपको ध्यान रखते हैं। नोट के रूप में देखें तो निष्क जो कि ऋग्वैदिक काल में सोने का आभूषण था, उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा बन गया था। जो ऋग्वैदिक काल में सोना था वह उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लग गया था। शतमान चांदी की मुद्रा थी। ठीक है, शतमान किसे कहा गया था, चांदी की मुद्रा को। पाद एवं कृष्णल ये माप की 2 इकाइयाँ थी। रतिका एवं गुंजा ये तोल की इकाइयाँ थी। ये हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक आर्थिक स्थिति की। अब हमारे सामने देखने को मिलता है एक क्वेश्चन, भारत के परंपरागत किन्हीं 4 दर्शनों का नाम लिखिए, नामोल्लिखित कीजिए। ये क्वेश्चन के रूप में हम देख रहे हैं नोट्स को। तो आंसर रहेगा उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का उदय हुआ जो निम्न है। यह आपको पूछा जा सकता है परंपरागत 4 दर्शन या षड दर्शन क्या है। तो पहला आता है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। फिर आता है योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। फिर आता है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक गौतम मुनि थे। उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक बादरायण। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। वैश्विक सिख के उल्लुक या कणाद प्रवर्तक थे। इनके बारे में आपको सिर्फ नाम
ध्यान रखना, क्योंकि ये जितना डिटेल में ज़्यादा नहीं आता है, सिर्फ इनके बारे में नाम पूछा जा सकता है, कैसे दर्शन कौन कौन से हमें देखने को मिलती है, नाम उल्लेखित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमने आज की क्लास में ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति को देखा है। नेक्स्ट हमारी जो भी वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक संहिता के विशेष तथ्य हमें किस प्रकार देखने को मिलते हैं। उसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।